हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, मृदा राजकीय महाविद्यालय। तो आज जो अपन टॉपिक करेंगे उसका नाम है उत्तर मौर्य काल के अंतर्गत कला किस प्रकार की थी। क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के हिसाब से और अक्सर पूछा गया है गांधार कला क्या थी, अमरावती कला क्या थी, मथुरा कला क्या थी। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आज। तो आप लोग लिखो, उत्तर मौर्य काल में उत्तर मौर्य काल में तीन प्रकार की कला देखने को मिलती है। उत्तर मौर्य काल में तीन प्रकार की कला देखने को मिलती है। सबसे पहली है गांधार कला। गांधार, देखो, जो गांधार कला है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये मुख्यतः हमें कहां पे मिली है? उत्तर पश्चिम सीमा में। उत्तर पश्चिम सीमा कौन सी है? जहां पे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो उत्तर पश्चिम सीमा है ना, संस्कृति के हिसाब से बहुत ही ज्यादा रिच एरिया था। समझ गया ना? मतलब बहुत ही महान एरिया था संस्कृति के हिसाब से। वहां की संस्कृति बहुत महान रही है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? क्योंकि जितने भी विदेशी वंश है वो पहले उत्तर पश्चिम में आए, चाहे सिकंदर हो या कोई भी हो। तो कहा जाता है जो उत्तर पश्चिम का एरिया, इट वॉज ए मेल्टिंग पॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर। एक प्रकार का मटका था, अनेक संस्कृतियों को अपने अंदर समेटे हुए है। तो वहां का स्थापत्य कला हो, वहां की अर्थव्यवस्था हो, वहां के शहर हो, हर चीज बेहतरीन है। क्योंकि सभी जगह से सुधरने को मौका मिला। उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो एरिया है, और उसी क्षेत्र में गांधार कला का विस्तार हुआ। और गांधार कला की सबसे खास बात यह है कि इसमें ग्रीक प्रभाव देखने को मिलता है। ग्रीक, यूनानी प्रभाव। यानी गौतम बुद्ध की प्रतिमा इस हिसाब से बनाई हुई है जैसे ग्रीक में वहां के देवी देवताओं की प्रतिमा बनाई जाती थी। जैसे कर्ली हेयर हो गया, कर्ली हेयर होता है ना, गोल गोल जो बाल होते हैं, गौतम बुद्ध के दिखा रखे हैं गांधार कला में। क्योंकि हाँ 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 हाँ, क्योंकि जो यूनान का एरिया है वहां के देवी देवताओं के भी कर्ली हेयर दिखा रखे हैं। इसमें लिखो, यह कला यूनानी दृष्टिकोण से यह कला यूनानी दृष्टिकोण से भारतीय है। यह कला यूनानी दृष्टिकोण से भारतीय है और भारतीय दृष्टिकोण से यूनानी, और भारतीय दृष्टिकोण से यूनानी। ठीक है, तो आगे लिखो। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि गांधार के कलाकार ऐसा कहा जाता है कि गांधार के शिल्पकार कि गांधार के शिल्पकार का हाथ यूनानी था। गांधार के शिल्पकार का हाथ यूनानी था, लेकिन हाथ यूनानी था दिल भारतीय था। लेकिन दिल भारतीय था, लेकिन दिल भारतीय था। अतः अतः यूनानी और अतः यूनानी और भारतीय शिल्प परंपराओं अतः यूनानी और भारतीय शिल्प परंपराओं का बेहतरीन संगम हमें देखने को मिलता है। अतः यूनानी और भारतीय परंपराओं का शिल्प परंपराओं का बेहतरीन संगम हमें देखने को मिलता है। इस कला की शुरुआत दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। इस कला की शुरुआत दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई, जो पांचवी शताब्दी तक रही। जो पांचवी शताब्दी तक रही।
ठीक है, इसका टाइम कितना है, 2 BC से लेके 5 AD, यानी लगभग कितने हो गए, कितने साल हो गए 2 BC से लेके 5 AD, 700 साल। बिल्कुल सही, 700 साल तक लगभग ये कला रही है। इस कला का अंत हूण वंश के आक्रमणों के कारण हुआ। इस कला का अंत हूण, हूण का नाम सुना है ना, जो विदेशी जाति थी हूण, जिसने गुप्तों के समय में आक्रमण किए थे भारत में, जिसका मुकाबला स्कंदगुप्त ने किया था, हूण। इनको व्हाइट हुनास कहा जाता है। तो जब इन्होंने आक्रमण करना शुरू किया उत्तर पश्चिम सीमा में, तब लगभग गांधार कला का अंत हो गया, हूणों के आक्रमण। ठीक है, अब लिखो आगे क्या हुआ। उत्तर पश्चिम का यह क्षेत्र, उत्तर पश्चिम का यह क्षेत्र सांस्कृतिक तौर पे उत्तर पश्चिम का यह क्षेत्र सांस्कृतिक तौर पे समृद्धशाली रहा है। उत्तर पश्चिम का यह क्षेत्र सांस्कृतिक तौर पर समृद्धशाली रहा है। इस संस्कृति में चीन, इस संस्कृति में चीन, ईरान, चीन, ईरान, हिंद यूनानी इंडो ग्रीक, चीन, ईरान, हिंद यूनानी, भारतीय परंपराओं का, भारतीय शिल्प परंपराओं का श्रेष्ठ संगम रहा है। शिल्प परंपराओं का श्रेष्ठ संगम रहा है। चीन, ईरान, हिंद यूनानी और भारतीय शिल्प परंपराओं का श्रेष्ठ संगम रहा है। इसको यूनानी बौद्ध स्कूल भी कहा जाता है, स्कूल, इसको यूनानी बौद्ध स्कूल भी कहा जाता है, ग्रीको बुद्धिस्ट, इसको यूनानी बौद्ध स्कूल भी कहा जाता है। स्कूल 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 का मतलब है कि एक परंपरा, एक प्रकार से स्कूल, जैसे बुद्धिस्ट स्कूल हो गया, ब्राह्मणिकल स्कूल हो गया। स्कूल का मतलब एक परंपरा है यहाँ पे, स्कूल, SCHOOL, स्कूल। शुरुआत में लकड़ी और स्तूपों का इस्तेमाल किया गया। स्तूपो, STUCCU, स्तूपो। अभी टेक्निकल शब्द है, इसका मतलब होता है प्लास्टर। शुरुआत में लकड़ी और स्तूपों का इस्तेमाल किया गया, स्तूपो। लेकिन बाद में ब्लू ग्रे स्टोन का इस्तेमाल किया जाने लगा। ब्लू नीला, ग्रे कलर आप जानते ही हो, और पत्थर। ये बाद में ब्लू ग्रे स्टोन का इस्तेमाल किया जाने लगा। यह कला धर्मनिरपेक्ष नहीं थी। यह कला धर्मनिरपेक्ष नहीं थी, क्योंकि यह कला धर्मनिरपेक्ष नहीं थी क्योंकि इसकी विषय वस्तु धार्मिक है। क्योंकि इसकी विषय वस्तु धार्मिक है, और यह केवल इसकी विषय वस्तु धार्मिक है, और यह केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है, और यह केवल
बौद्ध धर्म से संबंधित है। समझ आ गया ना कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतिमाओं को यहाँ पे बनाया गया है। अगर एग्जाम में सवाल आता है कि शिव भगवान की मूर्ति बनाई गई गांधार कला के अंतर्गत, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है ये कला। देखो, एक तो होता है सेक्युलर आर्ट। सेक्युलर आर्ट का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष कला। धर्मनिरपेक्ष कला का मतलब है कि धर्म से कोई लेना देना नहीं। कला किससे संबंधित है? धर्म की कोई विषय वस्तु नहीं है उसमें। उसमें फूल पत्तियों के डिजाइन बना रखे हैं, पेड़ के बना रखे हैं, जानवर के डिजाइन बना रखे हैं, उसको धर्मनिरपेक्ष कला कहते हैं। और दूसरी तरफ होती है धार्मिक कला। धार्मिक कला में धर्म से संबंधित जो उदाहरण है वो प्रस्तुत किए गए, जैसे गौतम बुद्ध की प्रतिमा हो गई, शिव भगवान की प्रतिमा हो गई। समझ आ गई ना डिफरेंस क्या है? ये धार्मिक कला है, ये गैर धार्मिक कला नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष कला नहीं है। कई सारी कला धर्मनिरपेक्ष है, जहाँ पे फूल पत्ती बना रखा है, महिलाओं के बना रखा है उन्होंने मूर्तियां, तो धर्मनिरपेक्ष है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। फिर आगे लिखो, यह कला शारीरिक सुंदरता दर्शाने के लिए जानी जाती है। यह कला शारीरिक सुंदरता, फिजिकल ब्यूटी, यह कला शारीरिक सुंदरता दर्शाने के लिए जानी जाती है। और इतनी अधिक श्रेष्ठ है, और इतनी अधिक श्रेष्ठ है कि वह वास्तविक प्रतीत होती है। इतनी अधिक श्रेष्ठ है कि वह वास्तविक प्रतीत होती है। इस कला में यथार्थ, इस कला में शारीरिक इस कला में शारीरिक विवरण इस कला में शारीरिक विवरण यथार्थपूर्ण तरीके से दिखाया है। इस कला में शारीरिक विवरण यथार्थपूर्ण तरीके से दिखाया। यथार्थ का मतलब क्या होता है? वास्तविक। यथार्थपूर्ण तरीके से दिखाया है, यानी जो मूर्ति बनी है उसमें फिजिकल डिटेल्स का बहुत ध्यान रखा है। जैसे कि दाढ़ी है तो दाढ़ी के बाल दिखा रखे हैं मूर्ति के अंदर। अगर शॉल पहन रखा है तो शॉल में जो फोल्ड बनते हैं ना, फोल्ड भी दिखा रखे हैं। बुद्धा ने जो शॉल पहन रखा है मूर्ति में, फोल्ड जो सल बनते हैं, सल भी दिखा रखे हैं। तो फिजिकल एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखा गया है। जैसे मांसपेशियों मांसपेशियों के अंश भी दिखाए गए हैं। जैसे मांसपेशियों के अंश भी दिखाए गए हैं। जैसे मांसपेशियों के अंश भी दिखाए गए हैं। गौतम बुद्ध की प्रतिमा में मूछें दिखाई है। गौतम बुद्ध की प्रतिमा में मूछें दिखाई है, और साथ ही घुंघराले बाल दिखाए गए हैं। साथ ही घुंघराले बाल दिखाए गए हैं। साथ ही घुंघराले बाल दिखाए गए हैं। इस प्रतिमा में जेवरात भी दिखाए गए हैं। ऑर्नामेंट्स, जेवरात, आभूषण। इस प्रतिमा में आभूषण भी दिखाए गए हैं। इस प्रतिमा में आभूषण भी दिखाए गए हैं। अतः गौतम बुद्ध का रूप यूनानी देवता
अतः गौतम बुद्ध का रूप यूनानी देवता अपोलो के समान दिखाया गया। अपोलो, अपोलो टायर है ना, अपोलो के समान दिखाया गया है। APOLLO, अपोलो, अपोलो के समान दिखाया गया है। यह कला मुख्यतः तक्षशिला बामियान, बामियान नाम सुना है किसी ने? बामियान, बिरमान आदि क्षेत्रों में मिली है। बिरमान, यह कला तक्षशिला, बामियान, बिरमान आदि क्षेत्रों में मिली है। किसी ने बामियान का नाम सुना है? क्या है? स्थान है, किससे संबंधित स्थान है? किसी को पता है? बामियान नाम सुना है किसी ने? बहुत फेमस जगह है, बहुत न्यूज में भी रही है। 2003-4 के आसपास काफी न्यूज में रही है बामियान। जिंदा थे 2003-4 में? क्या बच्चे थे? बिल्कुल बिल्कुल ही बच्चे थे क्या? अच्छा, इसलिए नहीं पता आपको भी उस समय। देखो बामियान में क्या है, पहाड़ को काट के बहुत ही बेहतरीन गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी है। बामियान है अफगानिस्तान में। तो तालिबान ने 2002-3 की बात नहीं, 99 और 98 97 की बात है। हाँ, दोस्तों ने पैदा नहीं थे। तो पढ़ तो सकते हो उसके बारे में, पढ़ना तो पड़ेगा ना। पिछले 70-80 साल की जीएस सारी आपको पढ़नी पड़ेगी अगर कोई भी आपको एग्जाम निकालना है। तो जो बामिया बुद्धा कहते हैं उसको, बामिया में बुद्ध की बहुत बढ़िया मूर्ति मिली है। पहाड़ को काट के बहुत बड़ी मूर्ति, विशालकाय मूर्ति बनी हुई थी। लेकिन अफगानिस्तान में क्या था, तालिबान का उस समय में रूल था, तालिबान। तो तालिबान ने क्या किया, तोपों का इस्तेमाल करके उस मूर्ति को खंडित कर दिया, गोले चला के। अब देखो कितना गलत है ये, एक प्रकार का अपन कह सकते हैं अपराध है मानवीयता के आधार पर। इतनी शानदार मूर्ति हजारों साल पहले की बनी हुई, और केवल इसलिए खंडित कर दी, उनको लगता रहा कि हमारा जो इस्लाम धर्म है ये बौद्ध धर्म का विरोधी है, तो हमारे यहाँ पे कोई भी दूसरे धर्म की कोई भी निशानी नहीं रहनी चाहिए, और इतनी बड़ी मूर्ति कैसे रह सकती है। तो जब तालिबान का शासन था, इसको खंडित कर दिया तोपे चलवा के पहाड़ के ऊपर। लेकिन जब अफगानिस्तान में तालिबान का सफाया हुआ, वहां पे दूसरी सरकार बनी, तो उसको दोबारा जीवित भी किया गया, दोबारा रिपेयर करके। लेकिन वो बात नहीं रहती, जब ओरिजिनल चीज टूट गई तो नई चीज में पुरानी वाली बात रह नहीं सकती है। और जैसे भारत में क्या किया गया, भारत में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया ना, हाँ या ना? बाबरी मस्जिद गिराई गई। बाबरी मस्जिद कितने हजार साल पुरानी है? बाबरी मस्जिद भी तो पुरानी है, ठीक है, उतनी पुरानी नहीं, लेकिन कम से कम 500-600 साल तो पुरानी होगी बाबरी मस्जिद। तो देखो कोई भी ऐतिहासिक इमारत है उसको गिराना नहीं चाहिए किसी भी कारण से, है ना? आप समझ रहे हो ना चीज को। तालिबान ने वहां बामिया का बुद्ध की जो मूर्ति है उसको गिरा दिया कि हमारे धर्म के अगेंस्ट में। यहाँ पे बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, ये कहते हुए कि यहाँ पे पहले मंदिर रहा करता रहा, किसी ने 600-700 साल पहले मंदिर गिरा दिया इसलिए हम आज मस्जिद गिराएंगे। तो आर्गुमेंट कभी भी ये लॉजिकल नहीं है, तार्किक नहीं है ये वाले आर्गुमेंट कभी। 500 साल पुरानी कोई भी स्थापत्य कला का नमूना हो, उसकी अपनी एक अलग वैल्यू है। 500 साल पुरानी, हम यूएसए में जाएंगे वहां पे मिलेगी नहीं 500-600 साल पुरानी इमारतें। भारत का इतिहास रहा है प्राचीन, इसलिए यहाँ पे इतनी बेहतरीन इमारतें मिलती है। तो उनको संजोए रखने का वो कर्तव्य हमारा है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई उसने भी तो वही किया, तालिबान ने वहां पे बौद्ध धर्म की मूर्ति को गिरा दी, तो बहुत ज्यादा अलग नहीं है तो भारत में जो घटना हुई। ठीक है, तो इसके बाद अपन आगे लिखो मथुरा कला के बारे में। मथुरा कला ऊपर अपन ने पढ़ लिया, गांधार कला के बारे में, अब अपन पढ़ रहे हैं मथुरा कला के बारे में। मथुरा कला की शुरुआत 2री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई, 2nd BC। मथुरा कला की शुरुआत 2री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। यह कला स्थानीय थी, इंडिजिनियस, स्थानीय थी। यह कला स्थानीय थी, लोकल, भारत की थी। यह कला स्थानीय थी, लेकिन कुषाण
और शक, कुषाण और शक स्थापत्य कला का प्रभाव भी देखने को मिलता है। यह कला स्थानीय थी, लेकिन कुषाण और शक स्थापत्य कला का प्रभाव भी देखने को मिलता है। कुषाण और शक विदेशी थे जो भारत में आके रहे थे। कुषाण और शक स्थापत्य कला का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो उसको पूर्ण रूप से भारतीय नहीं कह सकते, समझ गए ना, क्योंकि जो मथुरा कला की प्रतिमा है कुषाण और शक वंश ने भी बनाई है अच्छी खासी, तो वो तो विदेशी थे जो भारत में आके रहे। तो इसमें लिखो आप, इस कला की प्रतिमाएं, इस कला की प्रतिमाएं तक्षशिला, कौमा केंद्रीय एशिया, इस कला की सीमाएं तक्षशिला, कौमा केंद्रीय एशिया, कौमा श्रावस्ती, श्रावस्ती, कौमा सारनाथ आदि में मिली है। तक्षशिला, केंद्रीय एशिया, कौमा श्रावस्ती, कौमा सारनाथ आदि में मिली है। कहने का मतलब है मूर्ति तो भारत में बनाई गई सारनाथ श्रावस्ती में, लेकिन मूर्ति बना के आउटसोर्स किया गया, एक्सपोर्ट किया गया, तक्षशिला में भी यहां से भेजा गया, फिर इसके अलावा केंद्रीय एशिया में भी इसे भेजा गया। इस कला में बौद्ध, ब्राह्मण और जैन तीनों धर्म से संबंधित कला का निर्माण किया गया। बौद्ध, ब्राह्मण, जैन तीनों धर्म से संबंधित कला का निर्माण किया गया। डिफरेंस आ गया ना, गांधार कला केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन मथुरा कला बौद्ध, ब्राह्मण और जैन धर्म तीनों से संबंधित मूर्तियां बनाई। यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां बनाई है। प्रतिमाओं के उदाहरण में, प्रतिमा मतलब मूर्ति, प्रतिमाओं के उदाहरण में यक्ष, यक्ष, यक्षिणी, कौमा नाग, नागिन आदि की मूर्तियां मिली है। यक्ष, यक्षिणी, कौमा, इनको स्थानीय देवियां कह सकते हैं। किसी छोटे से एरिया में कोई देवी है यक्ष, यक्षिणी, तो इनका जो स्टेटस था देवियों के समान था यक्ष, यक्षिणी का। यक्ष, यक्षिणी, नाग, नागिन आदि इनकी मूर्ति हमें मिली है। आप चाहो तो अपने मोबाइल में सर्च कर लेना, यक्ष, यक्ष डालते ही आपका आ जाएगा किस प्रकार की मूर्ति थी। यक्षिणी आप डालोगे ना मोबाइल में, तुरंत आपके सामने फोटो आ जाएगी। तो लिखो मथुरा कला में, इसको अंग्रेजी में लिखो, मथुरा कला में व्हाइट स्पॉटेड रेड सैंड स्टोन का उपयोग किया गया। सैंड स्टोन का मतलब होता है बलुआ पत्थर, सैंड स्टोन, STONE। व्हाइट स्पॉटेड मतलब ऐसा बलुआ लाल पत्थर जिसमें कुछ कुछ सफेद रंग के भी स्पॉट्स बने हुए। व्हाइट स्पॉटेड रेड सैंड स्टोन का इस्तेमाल किया गया। फिर आगे लिखो, यह कला मानवीय भावुकता को दर्शाती है। भावुकता, यह कला मानवीय भावुकता को दर्शाती है और भक्ति भावना का उदाहरण पेश करती है। यह कला मानवीय भावुकता को दर्शाती है और भक्ति कला का और भक्ति भाव का उदाहरण पेश करती है, और भक्ति भाव का उदाहरण पेश करती है, भक्ति भाव का उदाहरण पेश करती है। इंग्लिश में कहते हैं इमोशनल वार्म, भावुकता दिखा रही है ये कला, और डिवोशनल ग्रेस दिखा रही है, भक्ति भाव प्रधान है इस कला में। इसमें गौतम बुद्ध पद्मासन मुद्रा में, इसमें गौतम बुद्ध पद्मासन मुद्रा में दिखाए गए। पद्मासन समझ गए ना, क्रॉस लेग इस तरीके से बैठना और यूं करके पद्मासन। तो ये भी सवाल बनता है हिस्ट्री के अंदर कि पद्मासन मुद्रा के अंतर्गत
किस कला की मूर्तियां बनाई गई है? मथुरा कला है, उसका गांधार कला गलत हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज पढ़ते हुए आपको इनका रट्टा मारना पड़ेगा। पद्मासन मथुरा कला से संबंधित है, पद्मासन गांधार कला से संबंधित नहीं है। वहां स्टेटमेंट आ जाएगा गांधार कला में पद्मासन मुद्रा में गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई। किसी भी आप एग्जाम में जाओगे आगे इतिहास रखते हो तो वो गलत हो जाएगा। हाँ हाँ, इसमें आगे लिखो। उसके बाद है कॉमा बेयर चेस्टेड। बेयर चेस्टेड का मतलब है छाती। बेयर चेस्टेड का मतलब है क्लीन छाती, बिना बालों वाली छाती। इसे बाल नहीं दिखाए गए हैं। बेयर चेस्टेड छाती, ठीक है। क्लीन छाती को दिखाया गया है, क्लीन छाती को। और सर पे बाल भी नहीं दिखाए हैं, और सर पे बाल भी नहीं दिखाए हैं। कॉमा दाढ़ी भी नहीं दिखाई है, कहीं पे कोई बाल नहीं दिखाया, दाढ़ी भी नहीं दिखाई। क्लीन शेवन, दाढ़ी भी नहीं दिखाई है। यह प्रतिमाएं मांस से परिपूर्ण लगती हैं, फ्लैशी। यह प्रतिमाएं गोल अपन कह सकते हैं, फ्लैशी, जिसमें मांस बहुत नजर आता है। यह प्रतिमाएं मांस से परिपूर्ण लगती है। दे आर फ्लैशी फिगर्स। फ्लैश होता है ना मांस, FLASH, FLESH। ठीक है, फिर आगे लिखो। यह मूर्तियां काफी अधिक ऊर्जा से भरी हुई लगती है। यह मूर्तियां काफी अधिक ऊर्जा से भरी हुई लगती है, एनर्जेटिक, ऊर्जा से भरी हुई लगती हैं। फिर आगे लिखो। इन मूर्तियों में चेहरे के पीछे एक चक्र के माध्यम से, इन मूर्तियों में चेहरे के पीछे एक चक्र के माध्यम से आध्यात्म दर्शाया गया है। इन मूर्तियों में चेहरे के पीछे एक चक्र के माध्यम से आध्यात्म दर्शाया गया है। जैसे समझ गया ना, कई सारी मूर्तियां ऐसी बनी हुई है जिनके चेहरे के पीछे गोलाकार आकृति दिखाई गई है। वो तेज दिखाने की कोशिश की है कि जिस भी व्यक्ति की मूर्ति है वह तेजमान व्यक्ति है, उसके अंदर तेज भरा हुआ है, आध्यात्म को दर्शाने की कोशिश की गई है। फिर आगे लिखो। मथुरा कला में राजाओं की मूर्ति भी बनाई गई है। राजाओं की मूर्ति भी बनाई गई है, जैसे कनिष्क की, राजाओं की मूर्ति भी बनाई गई है, जैसे कनिष्क की सरकटी मूर्ति। कनिष्क की सरकटी मूर्ति मतलब एक हमें मूर्ति मिली है कनिष्क की जिसका सर गायब है, हमें नीचे का धड़ मिला है, केवल सर मिला ही नहीं, तो उसको कनिष्क की सरकटी मूर्ति कहा जाता है, जो मथुरा कला से संबंधित है। तो लिखो आगे। 6वीं शताब्दी ईसवी सदी में, 6वीं शताब्दी ईसवी सदी में यह कला, इस कला का अंत हो गया, क्योंकि मूर्तियों की मांग बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था के कारण कम हो गई। क्योंकि मूर्तियों की मांग बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था के कारण कम हो गई, बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था के कारण कम हो गई। तो लिखो आगे चल के यह कला गुप्त काल, आगे चल के यह कला गुप्त काल की कला में सम्मिलित हो गई।
आगे चल के यह कला गुप्त काल की कला में सम्मिलित हो गई। समझ गए ना, इस कला का तो अंत हो गया, लेकिन वास्तव में ये जो कला है गुप्त काल में जाके मिल गई, उसमें मिश्रित हो गई, गुप्त काल के अंदर विलय हो गया गुप्त काल और इस कला का। यानी अपन कह सकते हैं कि गुप्त काल का आधार क्या है? मथुरा कला। गुप्त काल का आधारशिला मथुरा कला ने लिखी है गुप्त काल की। फिर आगे लिखो, यह कला धर्मनिरपेक्ष विषय वस्तु को भी दर्शाती है। यह कला धर्मनिरपेक्ष विषय वस्तु को भी दर्शाती है। यह कला धर्मनिरपेक्ष विषय वस्तु को भी दर्शाती है। जैसे जानवरों की मूर्ति बना दी होगी, यानी धर्म तो दिखाया ही दिखाया, साथ में गैर धार्मिक चीजों को भी इसमें दिखाया गया, लेकिन गांधार कला प्योरली रिलीजियस आर्ट है। ठीक है, तो कल अपन अमरावती कला के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ही हम आज का ई लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।